हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 21, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा इस पूरे बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या इसके फीचर्स हैं, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये है हमारा 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कम्प्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलेगा। साथ ही में आप कैसे जीके जीएस को यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन यहाँ पे होगा एंड साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे 2 फीचर्स ये हैं। पहला तो ये, अगर आपको ये सभी वीडियोस को फ्री में देखना है तो उसके लिए आपको हमारे चैनल दैट इज़ करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ-साथ इनकी फ्री नोट्स, पीडीएफ, साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो, साथ ही में रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा पेड बैच यहाँ पे ज्वाइन करना है। जैसे ही आप पेड बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको एप्लीकेशन पर डेली क्लासेस मिलेंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट रहेगा, सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा, बायलिंगुअल क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे रहने वाला है। और इसके लिए आपको इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, निम्न में से कौन सा धूमकेतु हर 76 साल में एक बार पृथ्वी पर आता है? तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमेट्स कम्स टू अर्थ वंस एवरी 76 ईयर, तो उसमें नाम आता है हेली कॉमेट का, यानी कि हेली धूमकेतु का। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि हर 76 साल के बाद में पृथ्वी पर देखने के लिए मिलता है। अगर अब हम बात करें तो ये आने वाले समय में 2061 में आपको देखने के लिए मिलेगा पृथ्वी पर। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2061 में इसे पृथ्वी से देखे जाने की उम्मीद है, और इसे मनुष्य के द्वारा नग्न आंखों से देखने योग्य सबसे प्रसिद्ध धूमकेतुओं में से एक यहाँ पे माना जाता है। तो इसमें आपको हेली धूमकेतु, साथ ही में 76 साल के बाद और आने वाले समय में 2061 में ये देखा जाएगा, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक खट्टा स्वाद वाला है और नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इज ऑफ श्योर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड? तो आप सभी लोग जानते होंगे पीएच स्केल के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं पीएच स्केल की, तो ये 0 से लेके 40 नंबर्स इसमें होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें बीच में 7, इसको कहते हैं न्यूट्रल यानी कि उदासीन। इसके अलावा 0 और 7 के बीच में जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं एसिडिक नेचर की, और 7 से लेकर 14 के बीच में जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं बेसिक नेचर की, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें, तो अगर हम इनमें से बात करें एसिडिक नेचर का, तो इनका नेचर होता है खट्टा, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे बात करें बेसिक का, तो ये होता है क्षारीय, यानी कि इसको हम कहते हैं एक तरीके से ये खारे टेस्ट के होते हैं, ठीक है? खारापन इनके पास होता है। तो इनमें से अगर हम बात करें एसिडिक नेचर की, तो सबसे हाईली एसिडिक होते हैं यहाँ वाले 0, 1, 2, 3, ये हाईली एसिडिक होंगे। इसके अलावा ये कम-कम एसिडिक होता चला जाएगा, फिर यहाँ पे न्यूट्रल एंड देन ये कम बेसिक होगा एंड यहाँ पे हाईली बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। इसमें बात करें एसिडिक नेचर की, तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और अगर हम बेसिक की बात करें तो ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है, ठीक है? तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि उदासीन की पीएच कितनी होती है, तो उदासीन की पीएच होती है 7, ठीक है? बेसिक होती है 7 से लेकर 14 के बीच में, या फिर 8 से 14 आप समझ सकते हो, और एसिडिक की बात करते हैं तो 0 से लेके 7 के बीच में। इसके अलावा एसिडिक वाला ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, और बेसिक वाला रेड लिटमस को ये करता है ब्लू लिटमस में कन्वर्ट। तो इसलिए आपसे वही पूछा गया कि खट्टा टेस्ट है एंड साथ ही में ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अम्ल, यानी कि एसिडिक। तो इस पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में शामिल था? तो हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वाज इन्वॉल्व्ड इन द असैसिनेशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था जॉन सॉन्डर्स इन 1928?
तो 1928 में जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे एंड सुखदेव थे, ये तीनों ही यहाँ पे शामिल थे ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो हत्या थी वो लाला लाजपत राय जी की जो मौत हुई थी ड्यूरिंग दी साइमन कमीशन, जब लाठीचार्ज हुआ था, उस समय पे घायल होकर हुए थे लाला लाजपत राय जी, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने यहाँ पर जॉन सॉन्डर्स की हत्या करी थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी के बारे में, ठीक है? और समय कौन-सा है ये 1928 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से कौन-सी ग्रेट लेक या फिर झील पूरी तरह से यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो आउट ऑफ दीज़ ऑप्शन इनमें से कौन-सी वो लेक है जो कि कंप्लीटली आपको यूएसए में देखने के लिए मिलेगी? तो आप लोगों को 5 लेक्स के बारे में ध्यान रखना है, जिसमें आपको लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक इरी और लेक ओंटारियो, ये पाँचों लेक कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। और इनमें से जो लेक मिशिगन है वो कंप्लीटली आपको यूएसए में देखने के लिए मिलेगी। बाकी अगर हम बात करते हैं सुपीरियर की, हुरॉन की, एरी की और ओंटारियो, ये आपको कनाडा और यूएसए दोनों के बॉर्डर पे देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेक मिशिगन, तो ये कंप्लीटली आपको यूएसए में देखने के लिए मिलेगी। कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज़ ऑप्शन सी लेक मिशिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से कौन-सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालखंडों में से नहीं आता है? मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट कम अंडर द 3 मेजर पीरियड ऑफ द स्टोन एजेस? तो स्टोन एजेस की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा पैलेयोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक के बारे में, ठीक है? जिसमें अगर हम बात करें पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, राइट? तो ये स्टोन एजेस के ही टाइप हैं। लेकिन अगर हम बात करें त्राम की, यानी कि कॉपर स्टोन की, तो ये पाषाण युग के 3 प्रमुख कालखंडों में नहीं आता है। तो पाषाण काल के जो 3 यहाँ पे भाग आते हैं उसमें पैलियोलिथिक आपको ध्यान रखना है यानी कि पूरा पाषाण ध्यान रखना है। फिर आता है मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण और फिर थर्ड पर आता है नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण। तो इसमें जौन-सा नहीं है वो कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्राम पाषाण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये किसने की थी? तो अगर हम बात करें 9th सेंचुरी में जो प्रसिद्ध एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना ये करी थी धर्मपाल ने, यानी कि जो राजा धर्मपाल थे ना पाल वंश के, उन्होंने ही यहाँ पे इसकी स्थापना करी थी। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो विश्वविद्यालय है वो 8वीं सेंचुरी से लेकर 9वीं सेंचुरी की शुरुआत में इसको स्थापित, मतलब 8th सेंचुरी के एंड में और 9th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इस पूरे विश्वविद्यालय की आधारशिला बन के यहाँ पे तैयार हो गई थी, ठीक है? और ये पूरा जो आपको विश्वविद्यालय है वो आज के समय पे जो बिहार में भागलपुर वाला एरिया है ना, वहाँ पर ये पूरी यूनिवर्सिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसमें धर्मपाल का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में है और ये धर्मपाल जी के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, प्रभावी राजस्व घाटा ये किस सरकारी मतलब किस वर्ष में सरकारी बजट में पेश किया गया था? तो अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की, ठीक है? यानी कि प्रभावी रेवेन्यू जो यहाँ पे राजस्व घाटा है, तो इसको साल 2011-12 में जो केंद्रीय बजट है उसमें पेश किया गया था। और ये जो राजस्व है वो घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दिए गए अनुदानों के बीच का अंतर है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो बेसिकली ये एक तरीके का जो घाटा और जो पूंजीगत है उसकी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दिए गए जो अनुदान है उनके बीच का अंतर होता है। और उसको साल 2011-12 में जो सरकारी बजट है उसमें पेश किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और उस समय पे अगर हम बात करें 2011-12 में केंद्रीय बजट में जब इसको शामिल किया गया था, उस समय पे जो वित्त मंत्री थे, ये थे प्रणब मुखर्जी। उन्होंने इसकी अवधारणा यहाँ पे पेश करी थी और इसका उद्देश्य होता है राजस्व घाटे का एक अधिक यथार्थवादी चित्र प्रदान करना, जिससे कि यह भी ध्यान रखा गया है कि कितना राजस्व पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है और अर्थव्यवस्था में के दीर्घकालिक जो कि मतलब अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक लाभ है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमारे पूरे बजट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल था, तो इसको 2011-12 में यहाँ पे पेश किया गया था। दैट इज़ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित करता है? तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्स लॉ दैट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स एज अ वॉइड? तो ये हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 13 की, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। फंडामेंटल राइट्स आते हैं भाग नंबर 3 में। आर्टिकल की बात करें 12 से लेके 35 के बीच में, तो उसी में ही जो आर्टिकल 13 है, जो कि बात करता है किस चीज़ को लेके कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून को स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित करता है, आर्टिकल नंबर 13। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, और ये पूरा अनुच्छेद यहाँ पर एक तरीके से न्यायिक समीक्षा यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसके लिए रूपरेखा यहाँ पे प्रदान करता है। ठीक है? और ये जो है जुडिशियल रिव्यू और ये जो आर्टिकल है वो कोई भी, जिससे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं, तो उनको एक ऐसी कानून को मतलब एक ऐसे कानून को, किसी भी कानून को असंवैधानिक और शून्य घोषित करने का अधिकार देता है, जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन करे, उन लॉ को, उन कानून को अगर अमान्य घोषित करना है, तो आपको यूज़ करना है आर्टिकल नंबर 13, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो क्या होता है? तो व्हाट हैपन इफ अ लॉ इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर द जुडिशियल रिव्यू? तो इसको यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, एज हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया। आर्टिकल 13 में भी तो यही हुआ ना, अगर कोई भी चीज़ें असंवैधानिक हो जाती या फिर वो हमारे फंडामेंटल राइट को यहाँ पे वायलेट करते, तो उस कंडीशन में उस पूरे लॉ को यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय ये शासक निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो जो रूलर्स हैं जैसे कि पुलिकेशिन फर्स्ट एंड पुलिकेशिन सेकंड, तो ये बिलोंग करते थे कौन सी डायनेस्टी से? तो इनका संबंध यहाँ पर होगा बेसिकली चालुक्य राजवंश से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पुलिकेशिन फर्स्ट, पुलिकेशिन सेकंड ये दोनों ही चालुक्य राजवंश से संबंधित है, और जो पुलिकेशिन प्रथम है उनको बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक भी माना जाता है, जबकि जो पुलिकेशिन द्वितीय हैं वो इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक हैं। ठीक है? तो बादामी चालुक्य के संस्थापक कौन कहे जाते हैं? पुलिकेशिन फर्स्ट, तो इसलिए चालुक्य राजवंश का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा आप लोगों के लिए कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना ये कैसे की जाती है? तो जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज है उनमें कैसे आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को स्टैब्लिश करोगे? तो ये यहाँ पर होगी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के अधिनियम के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो ध्यान रखना है। तो भारत के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अगर आपको नगर निगम की स्थापना करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको संसद से एक अधिनियम यहाँ पे पारित करवाना रहेगा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना है। फिर एक किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्यतः संपत्ति के स्वामित्व और संविनात्मक समझौतों से संबंधित विवादों को संभालता है, यानी कि which type of the subordinate court primarily handles the dispute which is related to the property ownership and contractual agreement? तो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे डिस्प्यूट हो, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट उसके रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उस कंडीशन में जो सिविल कोर्ट्स होते हैं, जो दीवानी न्यायालय होते हैं, वहाँ पर सुनवाई की जाती है, ठीक है? तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ दीवानी न्यायालय, ठीक है? और ये न्यायालय ऐसे मामलों को निपटाते हैं जो कि आपराधिक प्रकृति के नहीं होते हैं, जैसे कि संपत्ति से संबंधित विवाद, अनुबंधों से संबंधित विवाद, इसके अलावा अन्य व्यक्तिगत या फिर नागरिक संबंधित विवाद, ठीक है? या किसी की जैसे बँटवारे का हो, विरासत से संबंधित हो, तो ऐसे सभी मामलों की जो ज़िम्मेवारी होती है वो दीवानी न्यायालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, गुप्त काल में किस चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो कौन-सा वो चाइनीज़ ट्रैवलर था जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे भारत आता है, तो उसमें नाम है किस चीज़ का? दैट इज़ फ़ाहियान का। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो फ़ाहियान की अगर हम बात करें तो भारत में इसने भ्रमण किया था, एक चीनी यात्री था, ठीक है? और ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में हमारे भारत में आता है।
और इसका बेसिकली पर्पस था बौद्ध धर्म को और उनके ग्रंथों को यहाँ पे अध्ययन करना, ठीक है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है फाहियान किसके समय पे आता है? चंद्रगुप्त सेकंड के समय पे और ये चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन-सी थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है? तो अगर हम बात करें थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता तो देखिए आपको रण ऑफ कच्छ भी मिलेगा, आपको अरावली रेंजेस भी मिलेगी, इंडस रिवर का प्लेन भी मिलेगा, लेकिन आपको विंध्यास हिल्स वहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। बाकी हम मैप में समझते हैं तो देखिए ये आपका थार डेजर्ट आपको इंडस प्लेन भी यहाँ पर मिल रहा है, साथ ही में आपको यहाँ पे जो है बेसिकली अरावली रेंजेस भी मिल रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कौन-सा ऑप्शन था? रण ऑफ कच्छ, तो आपको रण ऑफ कच्छ भी यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जो विंध्यांस रेंजेस है ना, तो वो आपको इधर एमपी वाला जो एरिया वहाँ की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके आस-पास। तो इसमें ये 3 ही इसके फीचर्स आपको यहाँ के इसके आस-पास देखने के लिए मिल रहा है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग मुख्यतः कौन सा निकाय यहाँ पर करता है? तो विच बॉडी प्राइमरीली एक्सरसाइज द पावर डेलिकेटेड थ्रू द आर्टिकल 243 डब्ल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये यहाँ पे बात करता है बेसिकली नगर निगम के बारे में, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। तो जब भी 243 आता है तो आपके माइंड में क्लिक करता है पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक ये तो पंचायती राज है, लेकिन उसके बाद में आती है म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिका। तो ये ओ के बाद में डब्ल्यू आ रहा है ना, मतलब तो इसीलिए ये हम बात करें म्युनिसिपैलिटीज की। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, यानी कि नगर निगम के बारे में, ठीक है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 डब्ल्यू इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग मुख्य रूप से नगर निगम, जो नगर परिषद है और साथ ही में नगर पंचायत जैसी नगर पालिकाओं के द्वारा यहाँ पे इसका जो है प्रयोग होता है और ये शहरी निकाय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करती है। तो इसमें आपको नगर निगम, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है? तो जो शहरी क्षेत्र में रहती है जनसंख्या उसमें प्रतिशत आता है 31.16%, यानी कि जो अर्बन पॉपुलेशन है ना हमारे देश की वो कितनी है? 31.16%। तो जब तक हमारी अगली सेंसस नहीं होते तब तक 2011 का सेंसस ही हमको ध्यान रखना है। तो इसलिए इसमें आपको जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को केरल में पोनम और उड़ीसा में पोडू कहा जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज कॉल्ड पोनम इन केरला एंड पोडू इन उड़ीसा? तो ये कहा जाता है किस चीज को? दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, यानी कि स्थानांतरित खेती को। तो आपने स्थानांतरित खेती के अलग अलग नाम सुने होंगे अलग अलग जगह पर, जैसे कि अगर हम बात करें केरला की तो केरला में इसको कहते हैं पोनम, उड़ीसा में इसको कहते हैं पोडू। तो इसलिए हर जगह पे अलग-अलग नाम होते हैं। तो इसमें स्थानांतरित खेती यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसमें होता क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में? तो बेसिकली ये एक प्रकार की खेती है जिसमें वनस्पति को काटकर जलाते हैं और फिर उस भूमि पर कुछ वर्षों के लिए फसल उगाई जाती है। फिर मतलब पहले उसको क्या करेंगे? वनस्पति उगाई, उसको काटा, जलाया, मतलब काट के जो खेत है उसको जला दिया। कुछ समय बाद वापस आए, वापस उस पे खेती करी, फिर से वो सेम प्रोसेस वहाँ पे रिपीट करते हैं। तो इसी को कहते हैं बेसिकली हम लोग क्या स्थानांतरित खेती या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है? और इनको जैसे अगर हम मध्य प्रदेश में इसको व्यवहार कहते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में इसको झूम कहते हैं, पश्चिमी घाट में इसको कुमारी के नाम से जानते हैं। तो अलग-अलग जगह इसके अलग-अलग नाम होते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा अनुच्छेद 279 ए निम्न में से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? यानी कि आर्टिकल 279 ए इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? तो ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माल एवं सेवा कर परिषद का, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक तरीके से संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आर्टिकल 279 ए। अब इससे रिलेटेड कुछ आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जिनके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आप बताओगे कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो इसका आर्टिकल कौन सा था, मतलब जीएसटी का जो
सॉरी, आर्टिकल मैंने आपको बता दिया, आपको इसका अमेंडमेंट बताना है, साथ ही में ये कब भारत में इंट्रोड्यूस हुआ वो ईयर आपको बताना है, ठीक है? और तब किसकी सरकार थी, किसकी गवर्नमेंट में ये इंट्रोड्यूस हुआ है, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान ये किसने तैयार किया था? तो हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इन 1876? तो ये पहला अनुमान क्या था? दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो दादा भाई नौरोजी ने 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान यहाँ पर किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने उसमें कृषि उत्पादन के मूल्य का अनुमान लगाकर और उसमें गैर कृषि उत्पादन का एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर ये अनुमान यहाँ पे लगाया था। तो अगर आपसे पूछे दादा भाई नौरोजी, वो आपको ध्यान रखना है। साथ ही में इन्हीं को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर होगा कि उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में जो कोपरा है उसका पूर्ण रूप क्या है? तो कोपरा की बात करें, इसका पूर्ण रूप यहाँ पर होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये इसकी फुल फॉर्म है कोपरा की, जो कि आता है 1986 में, ठीक है? तो उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में अगर हम बात करें कोपरा, इसका पूर्ण रूप है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और ये एक भारतीय कानून है जो कि 1986 में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। बाद में इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया था। तो पहले 1986 एंड बाद में 2019 में इसको यहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म यहाँ पे गलत सुमेलित किया गया है? तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, उनके लैंग्वेजेस हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है? तो बात करें आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु, तो सही बात है। मणिपुर में मैती बोलते हैं, तो ये भी सही है। मेघालय में खासी बोलते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन केरला में कन्नड़ा नहीं बोलते हैं, यहाँ पर बोली जाती है मलयालम और मलयालम। और अगर हम बात करें कन्नड़ा की, तो ये कहाँ पर बोली जाती है? तो कन्नड़ा ये कर्नाटक में बोली जाती है, ठीक है? तो कर्नाटक में कन्नड़ा ध्यान रखनी है आपको, नॉट इन दी केरला, राइट? तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु, मणिपुर में मैती, मेघालय में खासी, केरला में मलयालम, नॉट कन्नड़ा, और कन्नड़ा बोलते हैं कर्नाटका वाले रीजन में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो अगर हम बात करें फेमस हाजी अली दरगाह के बारे में, तो ये आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये समुद्र के बीच में एक छोटे से टापू पर स्थित है और इसको कई बार हम तैरते हुए मस्जिद के नाम से भी जान सकते हैं। मतलब कई जगह इसका रेफरेंस एज द फ्लोटिंग मस्जिद के नाम से भी कहा जाता है, या फिर पानी में मस्जिद के नाम से भी हम इसको कहते हैं। तो प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह ये आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, किताब उल हिंद भारत के इतिहास का वर्णन करने वाली एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताब उल हिंद की बात करें, काफी फेमस बुक है जो कि हिस्ट्री डिस्क्राइब करती है हमारे भारत की, ठीक है? और इस बुक को लिखा था किसने? ये लिखा है अल बरूनी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अल बरूनी ने लिखा है किसको? यहाँ पे किताब उल हिंद को, ठीक है? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा आप लोगों के लिए कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ये कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश ये दिया गया था सारनाथ में, जो कि वाराणसी के पास में स्थित है। तो सारनाथ में आपको ध्यान रखना है गौतम बुद्ध का पहला सरमन, पहला उपदेश, ऑप्शन नंबर बी। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद में बोध ने, जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने सारनाथ के मृगवन में अपने पहले 5 शिष्यों को यहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी कहा जाता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है? महात्मा जो ये गौतम बुद्ध थे, उनका पहला शर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन प्लांट? तो ये यहाँ पर करता है रंध्र, यानी कि स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो यहाँ पे एक तरीके से गैसों के आदान प्रदान का कार्य करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये पत्ती की सतह पर एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि मुख्य रूप से श्वसन, यानी कि जो ऑक्सीजन का लेना, CO2 को यहाँ पे छोड़ना, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान में CO2 को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ये प्रक्रिया यहाँ पे इन स्टोमेटा के द्वारा ही की जाती है। तो इसलिए इसमें आपको
ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है, ठीक है? अब इसके अलावा आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए हमारी, कोई भी ई-बुक चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको विज़िट करना है वेबसाइट पर जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com को। अगर आपको कोई भी बुक यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए तो आपको विज़िट करना है www.raviaditipublication.com पर। साथ ही में आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो जिसमें आपको टाइप करना है रवि स्टडी ऐप। साथ ही में आप हमारे इंग्लिश मीडियम के चैनल को भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हो जिसका नाम है रवि अदिति क्लासेस, ठीक है? तो अब वापस से शुरू करते हैं हमारी क्लास को एंड डिस्कस करते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन जो कि यहाँ पे रहेगा। भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में कौन-सा वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया था? तो ये यहाँ पे काफ़ी फ़ेमस एक यहाँ पे जो है अ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बाय द नेम ऑफ गिर वन। तो गिर फॉरेस्ट जो है आपको गुजरात में देखने के लिए मिलेगा, गुजरात के सौराष्ट्र में आपको ये गिर फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा जो कि काफ़ी फ़ेमस है भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? तो अगर हम बात करते हैं एफआरआई की तो ये आपको उत्तराखंड के देहरादून में देखने के लिए मिलेगा यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोगों के लिए कि भारत में वन्यजीव संरक्षण ये जो अधिनियम है वो किस वर्ष में पारित किया गया था या फिर इसको लागू किया गया था? तो अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था साल 1972 में यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसमें बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है 1972, ठीक है? और ये जो अधिनियम है वो भारत की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण के लिए प्रावधान यहाँ पे करता है, ठीक है? ईयर इम्पोर्टेंट है 1972 और अभी न्यूज़ में था क्योंकि केरला यहाँ पे पहला स्टेट बना जिसने कि इसमें अमेंडमेंट्स यहाँ पर करे हैं। तो केरला बना है पहला स्टेट जिसने कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या किए हैं? अमेंडमेंट्स यहाँ पे किए हैं। तो इसमें केरला का नाम भी आपको रिलेट करना है करंट अफेयर्स से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व धरोहर स्थल ये नहीं है? तो इनमें से अगर हम बात करें पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की, तो एक तरीके से हमारा कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें पेरियार का नाम आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? तो जो पेरियार है वो आपको हमारा जो ये केरला है, वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो पेरियार कहाँ पर है? तो ये है केरला में। और ये काफ़ी फ़ेमस है अपने जो ये हाथी रिज़र्व के लिए, वन्यजीव अभयारण्य के लिए, लेकिन अभी तक इसको विश्व के धरोहर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है। आप मुझे बताओगे कि हमारे देश में एट प्रेज़ेंट में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो इसका जो भी आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे बताओगे, ठीक है? तो इसका आंसर होगा पेरियार। पेरियार कहाँ पर है? तो ये केरला का जो इडुक्की है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा नंदा देवी की बात करें, नंदा देवी आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आपको मिलेगा नंदा देवी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं काजीरंगा की, तो अगेन ये भी आपको उत्तराखंड में ही देखने के लिए मिलेगा। और फिर बात करें मानस की, तो मानस आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? ये डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं क्वेश्चंस। तो जो मानस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा असम में, ठीक है? तो ये है असम में, ये दोनों है उत्तराखंड में और ये है आपका केरला में और जो विश्व धरोहर नहीं है वो कौन-सा है? वो पेरियार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अगर हम बात करते हैं किसकी विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की तो ये आपको जो बिहार है बिहार राज्य है वहां पर आपको ये पूरा अभयारण्य देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और विशेष रूप से अगर हम बात करें ना भागलपुर जिला वहां पर उसमें जो गंगा नदी के जो सुल्तानगंज वाला एरिया है वहां तक आपको ये पूरा जो अभयारण्य है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो बेसिकली स्टेट अगर आपसे पूछे तो आपको बिहार का नाम इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो अगर हम बात करते हैं भद्रा वन्यजीव अभयारण्य की तो ये आपको कर्नाटक स्टेट में देखने के लिए मिलेगा, कर्नाटका में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कर्नाटका राज्य में ये पूरा वन्यजीव अभयारण्य है जो कि जो चिक्कमंगलुरु और शिमोगा जिला है वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आंसर क्या होगा? कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है?
तो अगर हम बात करते हैं कि करेंसी जो है मलेशिया की उसका नाम क्या है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है मलेशियन रिंगत का नाम। तो जो मलेशिया रिंगत है, वो है मलेशिया की करेंसी यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मलेशिया की काफ़ी इम्पोर्टेंट एक हमारा पड़ोसी यहाँ पे जो है कंट्री है मलेशिया हमारे बगल में ही देखने के लिए मिलता है आपको ये इंडिया के पास में। मतलब नेबरिंग कंट्री इमीडिएट नेबरिंग नहीं है बट हमारे इधर पास में ही है। जिसकी कैपिटल आप लोगों को ध्यान रखनी है मलय, ठीक है? तो कैपिटल इसकी है कैपिटल इसकी कुआलालंपुर है, ऑफ़िशियल लैंग्वेज इसकी मलय है, राइट? और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण-पूर्व एशिया वाला जो रीजन है ना, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट नेशन है हमारे भारत के पास में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा आप लोगों के लिए कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार यहाँ पे प्रदान करता है यानी कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये कौन-सा आर्टिकल यहाँ पे प्रोवाइड करता है? तो ये जो यहाँ पे आर्टिकल होगा वो होगा आर्टिकल नंबर 143 यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 143 यहाँ पे एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को प्रोवाइड करता है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी मामले में किसी भी ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगने का अधिकार देता है जो कि सार्वजनिक महत्व की यहाँ पर हो, ठीक है? तो इसीलिए आपको आर्टिकल 143 ध्यान रखना है और न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। हालाँकि ये जो सलाह है ना वो राष्ट्रपति के पास में बाध्यकारी नहीं होती है। चाहे तो राष्ट्रपति माने, चाहे तो राष्ट्रपति ना माने। ऐसा नहीं है कि अगर सलाह दी है तो उसको माननी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा क्या है? तो एज लिमिट फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कितनी होगी? तो ये यहाँ पर होगी 65 ईयर्स यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो 65 ईयर आपको ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पे जो एज है, ठीक है? सेवानिवृत्त की जो एज है वो कितनी है 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय ये कौन सा है? तो जो पुराना उच्च न्यायालय है जो यहाँ पे हाई कोर्ट है सबसे पुराना वो कौन सा है? वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। एट प्रेजेंट हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है, ठीक है? और अभी जो है सबसे पुराना वो कौन सा है? वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है और इसी की स्थापना 1862 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा कि निम्न में से किस राज्य में चाप चारकुट त्योहार मनाया जाता है? तो चाप चारकुट त्योहार की बात करें तो ये मनता है मिजोरम में यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो मिजोरम में ये पूरा जो त्योहार है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ऑप्शन नंबर डी। और ये मिज़ो जो ट्राइब है ना उसके द्वारा इसको मनाते हैं और ये झूम खेती के लिए जब जंगल की कटाई का काम पूरा हो जाता है ना तो उसके बाद में हर साल मार्च के अराउंड इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तो ये हर साल 11 जुलाई को मनाते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ये काफ़ी डेट है। एंड इसके अलावा इस बार की इसकी थीम क्या है? 2025 की थीम क्या थी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो आपको इसकी थीम भी यहाँ पे बतानी है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7 years एंड अबव। तो ये यहाँ पे हम लोग बात करें किस चीज़ की? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लिटरेसी रेट की साक्षरता दर की यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन थेरवाद बुद्ध धर्म की पवित्र भाषा है? तो जो थेरावादा बुद्धिज्म है उसकी जो सैक्रेड लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल होती थी वो कौन सी थी? वो होती थी पाली लैंग्वेज यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है पाली लैंग्वेज के बारे में। किसकी हम बात कर रहे हैं? थेरवाद जो बौद्ध धर्म था उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अगर हम बात करें अहमदिया आंदोलन की, तो इसके संस्थापक में जाने जाते हैं आउट ऑफ दीज़ ऑप्शन मिर्ज़ा गुलाम अहमद। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो है वो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर
जो सी है वो आपको ध्यान रखना है और ये जो पूरा आंदोलन था 1889 के अराउंड में इस आंदोलन की स्थापना की गई थी और इसका पर्पस था इस्लामिक शिक्षा और पश्चिमी प्रगति के बीच में जो गैप है उसको यहाँ पे फिल करना। ठीक है, तो मिर्जा गुलाम अहमद को रिलेट करना है, अहमदिया आंदोलन, ईयर है 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि गर्मियों में ऊंचे चारगाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच में पशुओं के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे समर में जो सीजनल मूवमेंट होता है ना एनिमल्स का बिटवीन दी हाई पेस्चर्स एंड लो वैलीज इन द विंटर, उसको क्या कहते हैं? तो इसको यहाँ पे कहा जाता है मानवंतरण या फिर ट्रांसहुमेंस भी कह सकते हैं। हालांकि आप इसको इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा और हिंदी में भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में किसी भी लैंग्वेज में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसहुमेंस जो है वहां पे आपको ध्यान रखना है इसमें ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मानवंतरण भी इसको कहा जा सकता है, बाकी इसको आप इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा जिसको ऋतु प्रवास के नाम से भी हम समझ सकते हैं, ऋतु प्रवास या फिर ट्रांसहुमेंस या फिर मानवंतरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि कुक जलडमरू मध्य निम्न में से किस देश में स्थित है? तो अगर हम बात करें कुक स्ट्रेट के बारे में तो ये आपको जो न्यूजीलैंड है वहां पर देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो न्यूजीलैंड में आपको यहाँ पर ये बीच में कुक स्ट्रेट देखने के लिए मिलेगा बिटवीन नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में यहाँ पर, राइट। तो आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संसद भवन स्थानिक क्षेत्र विकास योजना दैट इज एमपी लेट्स ये किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो एमपी लेट्स जो ये पूरी परियोजना थी इसकी शुरुआत ये होती है साल 1993 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 1993 में शुरुआत होती है एमपी लेट्स की जिसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस लोकल एरिया डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, यानी कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। ठीक है, एंड ये जो पूरी योजना थी इसकी आधिकारिक घोषणा 23 दिसंबर को 1993 में की गई थी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए कि पुराने पत्रों का गुच्छा किसने लिखा और प्रकाशित किया था? यानी कि जो ये बुक है बाय द नेम ऑफ अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इसको यहाँ पे लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा देश पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो ताइवान को पहले हम फार्मोसा के नाम से जानते थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो फार्मोसा इसका पुराना नाम किसका ये पुराना नाम था? ताइवान का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट कैफे एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण है? तो ये यहाँ पे उदाहरण है टर्शरी सेक्टर के तृतीयक क्षेत्र के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हम बात करें इंटरनेट कैफे ये एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एटीएम बूथ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो भी चीज़ यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो आती है हमारे टर्शरी सेक्टर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत जो एक निकाय है जिसका नाम है एनडीटीएल, इसका पूर्ण रूप यहाँ पे क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में आपको देखने के लिए मिलेंगे? तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं और सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, वो भी आपको यहीं पर ही देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो ये करता है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। तो निम्नलिखित में से कौन है जो संसद के सदन पर सरकार की नीतियां उसकी घोषणा करते हैं? तो वो करते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी क्वेश्चन, यानी कि प्रधानमंत्री। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है ठोस इकाई की ठोस कोण की इकाई क्या है? तो अगर हम बात करें सॉलिड एंगल की तो इसकी जो यहाँ पे यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी स्टेरेडियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो हमारी 7 जो है वो फंडामेंटल जो है यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट्स बेसिकली हमारी 7 होती है फंडामेंटल, उसके बाद आती है 2 हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, जिसमें एक आता है रेडियन और एक आती है हमारी स्टेरेडियन। ठीक है, ये सॉलिड एंगल की यहाँ पे जो है यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, राइट।
और जो रेडियन है वो हमारे प्लेन एंगल की यूनिट यहाँ पर हो जाएगी। तो प्लेन एंगल की होती है रेडियन, सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। बाकी 7 जो होती हैं हमारी अलग-अलग, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पीयर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये था आपका पूरा कंटेंट 50 क्वेश्चंस का जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका वो क्वेरी वहाँ पे रिज़ॉल्व करेंगे या फिर कोई अलग से सेशन आपका रख लेंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स को मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगी, राइट? इसके अलावा आप टेस्ट के कुछ क्वेश्चन्स हैं, उनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित करता है? इसका जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट करके बताना। फिर है भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में कौन-सा वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर आपको बताना है। एंड थर्ड वन इज़ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, ये निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उसका जो भी आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। साथ ही में अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम के चैनल के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को। बुक्स के लिए आप विजिट करिएगा www.raviditipublication.com पर। साथ ही में अगर हम बात करते हैं पीडीएफ नोट्स के लिए तो आपको विजिट करना है www.ravibookspdf.com पर। साथ ही में अगर हम बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जीके जीएस का विजेता बैच मिलेगा, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जीएस नोट्स, ई बुक्स, इसके अलावा फ्री पीडीएफ टेस्ट, करंट अफेयर नोट्स और जितने भी वीडियोस हमारे यूट्यूब पर होते हैं उन सभी के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हो बाय यूजिंग दी नेम करंट अफेयर्स बाय रवि। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।